नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 यानी कार्यपत्रक संख्या 22 को। यह आपकी 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के 5th चैप्टर जब जनता बगावत करती इसको जारी रखेंगे और बात करेंगे 1857 की क्रांति के दौरान क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, कौन कौन से बदलाव आते हैं। 1857 की क्रांति, जिसको हम 1857 का विद्रोह भी कहते हैं और 1857 का बगावत भी कहते हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ था जब पूरा देश था वो अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। ये पहली बार था जब अंग्रेजों को पसीने आ गए थे। पहली बार था जब अंग्रेजों को लगा था कि हाँ, अगर भारतीय एकजुट हो गए तो उनको यहाँ से भगा देंगे। पहली बार था जब अंग्रेजों को भारत में डर लगा था, हार का डर लगा था। ओके। और ये पहली बार था जब भारतीयों में एकता का भाव पैदा हुआ था, जब भारतीयों ने मिलकर के प्रयास किया था। हालांकि ये क्रांति वो सफल नहीं रहती, लेकिन आगे चल के हमें जब स्वतंत्रता मिलती है तो बहुत सी बातें थी हमने इसी क्रांति से सीखी थी कि जब तक हम मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे, एक साथ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर हम इस वर्कशीट में बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के दौरान होता क्या है, वास्तव में ये विद्रोह है वो कैसे आगे फैलता है, किस तरीके से पूरे देश में फैल जाता है। तो 18वीं सदी में, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, कि राजा और जो नवाब थे उनकी ताकत छीनने लगे थे। जैसे उनसे सेना छीन ली गई थी, सेना रखने का अधिकार छीन लिया गया था, धीरे धीरे लगान इकट्ठा करने का अधिकार छीन लिया गया था। बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण डिसीजन थे वो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वही लेने लगे थे। यानी कठपुतली नाम के राजा बन करके रह गए थे ये नवाब और राजा। उनकी सत्ता, उनका सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे और अब उनको लगने लग गया था कि ये गलत हुआ, हमने अंग्रेजों का साथ दिया, वो सही नहीं किया। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ हो नहीं सकता था कि उनके पास शक्तियां नहीं थी। अवध पर हुए कब्जे से सिपाही थे वो भी गुस्से में थे। यानी कि नित नवीन हर रोज एक नया तरीका कंपनी निकाल रही थी कि किसी भी तरीके से बाय हुक या बाय क्रुक, सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से हमें इन राज्यों को हड़पना है। तो अवध क्यों हड़पा था उन्होंने, कि आरोप लगाया था कि यहाँ पे शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही, हम चलाएंगे। ओके। हालांकि कौन सी चलानी थी, लेकिन उन्होंने अवध को कब्जे में ले लिया। इस बात से जो उत्तर भारत के विशेष तौर पे सिपाही थे वो नाराज थे, गुस्से में थे कि ये गलत कर रही है कंपनी, बिना बात के जो राज्य है उनको छीने जा रही है। और उनके भीतर एक गहरा अविश्वास भी भर जाता है। उन्हें लगने लगता है कि जो अंग्रेजी सरकार है, ये जो कंपनी है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। भारत को, भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट करेगी, भारत की संस्कृति को भ्रष्ट करेगी और यहाँ पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लेगी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज है वो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और सबको ईसाई बनाना चाहती है। यानी ये सारी अफवाहें भी थी और कुछ तथ्य भी थे जिसके कारण भारतीयों में अंग्रेजी सरकार और कंपनी के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहता। अब उनके पास ऑप्शन था, या तो मर जाएं या फिर मार डालें। तो भारतीयों ने ज्यादातर ने ऑप्शन चुना कि अगर मरना भी होगा तो पहले हम मारेंगे, टक्कर लेंगे, टक्कर देने के बाद जो होगा वो सो देखा जाएगा। अब जो 1857 की क्रांति है उसकी बगावत जो शुरुआत होती है, यानी यहाँ पर बारूद का ढेर तो पहले से इकट्ठा हो चुका था क्योंकि कोई भी खुश नहीं था, लेकिन उसमें माचिस की तिल्ली का काम करता है जो एनफील्ड राइफलें आई थी। तो इसी दौरान ये खबर फैल गई थी कि नई जो एनफील्ड राइफलें थी उसमें इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। यानी कि ये सिर्फ अफवाह फैल जाती है कि नई राइफल आई है, उसमें कारतूस प्रयोग में लाए जाएंगे, उस पर चर्बी है, किसकी, गाय और सूअर की चर्बी है, और उसको यूज अगर करेंगे, प्रयोग करना है तो पहले मुंह से छीलना होगा, तभी उनको प्रयोग किया जा सकता है। तो ये एक अफवाह फैल जाती है। इससे हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अंग्रेजी सरकार है वो जानबूझ के ऐसा करिए, उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है। क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है तो उनके धर्म को नष्ट करना चाहती है, और सूअर को जो इस्लाम धर्म है वहां पर अपवित्र माना जाता है तो उसको वो नष्ट करना चाहती थी। तो इस बात से जो सैनिक थे वो ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम ही थे, तो इस बात से उत्तेजित हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ भी हो जाए इस बार आर पार की लड़ाई लड़नी है। तो ये जो बात है वो तेजी से हर एक रेजिमेंट में पहुंच जाती है और विद्रोह की शुरुआत होती है एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने की थी। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। यानी 1857 की क्रांति के पहले जो शहीद थे वो मंगल पांडे ही थे, क्योंकि मंगल पांडे ने अपने ऑफिसरों के ऊपर हमला कर दिया था इसी बात से नाराज होकर के। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बैरकपुर से हुई थी। मेरठ में बैरकपुर छावनी है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और मंगल पांडे 1857 की क्रांति के पहले शहीद होते हैं। कुछ दिनों के बाद 9 मई
को मेरठ में 85 सिपाहियों को फौजी अभ्यास से इनकार करने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो भी इसी मुद्दे पर अभ्यास करने से मना कर देते हैं। और अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की उनको सजा भी दे दी जाती है। अब यानी कि जो बात थी वो और ज़्यादा भड़क जाती है। अगले ही दिन 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोला और वहां पर बंद सभी सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजों पर हमला किया और बंदूक और हथियार अपने कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों और संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। यानी आग जो भड़की थी वो मेरठ से भड़कती है, जो बैरकपुर है वहां से एक शुरुआत होती है, लेकिन जो वास्तविक जो शुरुआत होती है 10 मई को होती है 1857 की क्रांति की। और कहाँ से होती है? मेरठ की छावनी से, क्योंकि वहां से कुछ सिपाहियों को, कितने सिपाहियों को? 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल करके जेल में डाल दिया जाता है और उनके साथी सिपाही उनको जेल से छुड़ा लेते हैं और अंग्रेजी जो इमारतें, बिल्डिंग थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उनके आग लगा देते हैं। अब जो 10 मई की रात थी, उसी रात को सिपाहियों की एक जो टोली है वो घोड़ों पर सवार होकर के मुंह अंधेरे, मतलब पूरी रात वो दौड़ते हैं और सुबह सुबह, जल्दी सुबह वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। कब? 10 मई की रात को ही वहां से वो रवाना होते हैं, क्योंकि मेरठ से और दिल्ली की इतनी ज़्यादा दूरी नहीं है। जैसे ही उनके आने की खबर फैली तो दिल्ली में तैनात टुकड़ियां हैं, उन्होंने भी बगावत कर दी, यानी कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए और सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। अब जो बहादुर शाह जफर है उनको ये मांग माननी पड़ी, क्योंकि एक तो सैनिकों का दबाव था और दूसरा बहादुर शाह जफर भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि दोबारा से उनकी शक्ति है, उनकी ताकत है, उनकी सत्ता है, उनको मिल जाए। तो उस उम्मीद में उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है, मुझे आप नेता डिक्लेयर कर सकते हो। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान भी किया कि हम मिल करके लड़ते हैं। बहुत से राज्य हैं जो उनकी बात को मानते हैं और बहुत से राज्य हैं जो उनकी बात को नहीं मानते। अगर सारे मान जाते तो शायद हम बहुत पहले अंग्रेजों से छुटकारा पा लेते। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए कि समर्थन से छोटे शासकों और रजवाड़ों को यह लगता था कि अगर मुगल बादशाह वो दोबारा शासन स्थापित कर ले तो दोबारा अपने इलाकों पर उनका शासन स्थापित हो जाएगा। दूसरा, आम जनता उनका समर्थन भी ज़्यादा मिला, क्योंकि उनके मन में मुगल बादशाह के प्रति एक सम्मान था, आदर का भाव था। इसलिए भी जो ये विद्रोह था, जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के शामिल होने से, ये और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक, अब जो ये बगावत कैसे फैलती है कि अंग्रेज जो थे उनको हालांकि इन बातों की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो सीरियसली नहीं ले रहे थे। दूसरा, उन्हें ताकत के नशे में चूर थे, तो उनको ये लग रहा था कि भारतीय कुछ नहीं कर सकते, इतने सालों में कुछ नहीं किया तो अब यहाँ पर क्या करेंगे। तो अंग्रेज जो थे उनको इन घटनाओं की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दों पर पैदा हुई उथल फुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन बादशाह के समर्थन के बाद स्थिति वो रातों रात बदल गई। दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोह का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। देश के एक कोने से दूसरे कोने में, तीसरे कोने में ऐसी आग फैल जाती है। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर अंग्रेजों की सांसें फूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो कुछ करना होगा या फिर बोरिया बिस्तर लेकर के भागना पड़ेगा। अब ये जो एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। उनके देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे और ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। यानी ये आग पूरी तरीके से भड़क जाती है। उसके बाद क्या होता है ये हम अगली वर्कशीट में समझेंगे कि इस 1857 की क्रांति में आगे कैसे लड़ाइयाँ होती हैं, अंग्रेज किस तरीके से दोबारा से स्थिति को कंट्रोल में लेके आते हैं और 1857 के बाद किस तरीके से अंग्रेज है वो दोबारा से अपनी नीतियों में बदलाव लेकर के आते हैं और क्या नीतियाँ बदलती है, ये सब कुछ हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिए गए इस वर्कशीट पर बेस्ड, इस वर्कशीट पर आधारित 4 आसान से प्रश्न जिनको हमें समझना है। पहला प्रश्न दिया गया कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारण क्या थे, यानी 1857 की क्रांति थी या विद्रोह था उसके कारण क्या थे ये हमें बताना है। तो 1857 के विद्रोह के कारण पहला था कि नवाब और राजा थे वो असंतोष थे कि उनकी शक्तियाँ, उनकी ताकत, उनका सम्मान था उनसे छीना जा रहा था, तो मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले और हम चौका लगाएं। दूसरा था किसानों की हालत वो काफ़ी दयनीय थी और उनको ज़्यादा लगान देना पड़ता था, इसलिए किसान भी नाराज़ थे, असंतुष्ट थे अंग्रेजी सरकार से। तीसरा सैनिकों का असंतोष, जो सैनिक थे वो भी संतुष्ट नहीं थे अंग्रेजी शासन व्यवस्था से, तो ये भी एक बड़ा कारण था क्योंकि मुख्य तौर पे जो शुरुआत होती है क्रांति को सैनिक ही करते हैं। समाज सुधार, अंग्रेजों ने समाज सुधार किए थे, जैसे सती प्रथा है उसके ऊपर रोक लगा दी थी
और विधवा पुनर्विवाह है उसकी अनुमति दे दी थी। इससे भारतीयों को लगा कि ये हमारी संस्कृति में इंटरफेयर करे, इससे आम भारतीय लोग भी नाराज़ थे। ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार की खुल करके छूट दे दी थी अंग्रेजी कंपनी ने। इससे भी भारतीयों में अफवाह फैल गई कि ये सभी भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिससे भी आम लोग थे वो नाराज़ हो गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। और जो तात्कालिक कारण था नई राइफलों का प्रयोग और अफवाह। नई राइफलों का प्रयोग होता है और एक अफवाह फैल जाती है कि जो नए कारतूस प्रयोग में लाए जा रहे हैं उसके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई। तो ये जो मुख्य मुद्दा होता है जिसके बाद ये आग भड़क जाती है। तो ये थे 1857 की क्रांति या फिर विद्रोह के कारण। उसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न है मुगल बादशाह विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए थे, ये हमें बताना है। तो सैनिकों के दबाव के कारण, पहला सैनिकों के दबाव के कारण, और दूसरा दोबारा सत्ता पाने की इच्छा के कारण मुगल बादशाह ने विद्रोहियों का समर्थन करने का निर्णय लिया था। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, थर्ड हमारा क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। तीसरा प्रश्न है बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार बल मिला था। तो पहला कि पूरे देश में मुगल बादशाह का सम्मान था, उनके शामिल होने से जन भावना उनके साथ जुड़ गई थी, विद्रोहियों के साथ जुड़ गई थी, पहला। दूसरा अन्य शासकों का भी इससे विद्रोहियों को साथ मिला, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर दोबारा से मुगल बादशाह को सत्ता मिल जाती है तो उनको भी मलाई खाने का मौका मिलेगा, यानी कि उनको भी उनके पुराने अधिकार वापस मिल जाएंगे। तो इस उम्मीद में जो छोटे शासक थे उन्होंने भी विद्रोहियों का साथ दिया और आम जनता है वो भी मन से जुड़ जाती है विद्रोहियों के साथ। तो इस तरीके से विद्रोहियों को जो सैनिक विद्रोह था उसको बल मिलता है बहादुर शाह जफर के समर्थन से। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं और विद्रोह के बारे में अपने विचार हमें लिखना है। ठीक, तो थोड़े से विचार लिखेंगे, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ा है। कि देश में कोहराम मचा हुआ है चारों तरफ, कि एज ए सिपाही अगर हम लिखें तो देश में कोहराम मचा हुआ है, हर ओर विद्रोह की खबर आ रही है। इसका मुख्य कारण कंपनी की नीतियां और सैनिकों का असंतोष है। अगर कंपनी ने भारतीय रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश की तो इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं, यानी कि ये एज ए सिपाही सोच सकते हैं उस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से विद्रोह आ रहे थे तो उनका बड़ा जो कारण था वो कंपनी की नीतियां ही थी। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है, मोस्टली आपके साथ ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता वीडियो का। इससे क्या होगा कि जैसे ही वीडियो पब्लिश होता है तो टेलीग्राम के ऊपर लिंक शेयर किया जाता है, तो आसानी से आप वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे या फिर एक्सेस कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, आपको लिंक विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आपके पर्सनल क्वेश्चंस है, क्यूरीज है, वो वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।